हेलो बच्चों। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। जो कि आपका क्लास 10th 7th चैप्टर के अंदर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर बेटा हम पहले ही एक टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला? कि अगर आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दो पॉइंट है ए एंड बी, अगर आपके पास इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और इसके x2 y2, देन फर्दर हम ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि हमें क्या बताता है, द sum of squares, the root of sum of squares of corresponding coordinates. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करेंगे, देन उसका स्क्वायर करेंगे, ऐड कर देंगे जो भी इन दोनों पॉइंट्स के हमारे y कोऑर्डिनेट्स हैं उनका डिफरेंस, एंड देन फर्दर इसका रूट कर देंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास? a से b तक का डिस्टेंस। आज क्या कवर करना है बेटा हमें? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या बताएगा हमें कि अगर आपके पास के कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दो पॉइंट हैं ए एंड बी, तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई ऐसा पॉइंट पी एग्जिस्ट करता है, आइदर इट इज ऑन द ए बी और आउटसाइड द ए बी, यहाँ पर पी, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए क्यू अगर एग्जिस्ट करता है, अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं, बेटा एक चीज याद रखना, सेक्शन फॉर्मूला आपका यहाँ पर सिर्फ तब अप्लाई होगा जब ये जो पॉइंट आप एडिशनल यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो सारे के सारे कैसे होने चाहिए? कोलिनियर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? व्हेन मोर देन टू पॉइंट्स लाई ऑन द सेम प्लेन। व्हेन मोर देन टू पॉइंट्स lie on the same plane and same line। सेम ही लाइन के ऊपर अगर वो लाई करते हैं, सेम लाइन के ऊपर लाई मतलब बेटा यहाँ पर ये पॉइंट P इसको m रेशियो में m रेशियो n में डिवाइड करेगा। अगर हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट हैं a एंड b के, x1 y1 देन x2 y2, अगर हमारे पास पॉइंट A और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं और हमें पता है कि ये यहाँ पर इसको कंप्लीट ए बी लेंथ को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, देन हम यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं इजीली। कैसे बेटा? अगर ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है, दो तरीके के डिवीजन है यहाँ पर हमारे सेक्शन फॉर्मूले के अंदर। एक या तो आपका पॉइंट P इंटरनली डिवाइड करेगा या फिर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। अगर इंटरनली डिवाइड करेगा तो आपका जो पॉइंट P होगा ए बी के बीच में होगा, कोलिनियर होंगे, बीच में होगा, m रेशियो n में डिवाइड कर रहा होगा, P के कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। वहीं पर अगर आपके पास P के कोऑर्डिनेट है तो आप ये भी बता सकते हो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कि वो उसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, किसको? कंप्लीट ए बी लेंथ को किस रेशियो में डिवाइड करेगा हमारा पॉइंट P, ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्दर बेटा इसके अलावा अगर आपका, तब भी आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे कि अगर आपका पॉइंट जो Q है, अगर आपकी ए बी लेंथ को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में? अगेन m रेशियो n, कुछ भी हो सकता है ये रेशियो हमारा। अगर m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है पॉइंट Q, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो आपका m था, यहाँ से यहाँ तक का n, देन फर्दर आप पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो अगर आपके पास A और B के कोऑर्डिनेट है, अगर आपको रेशियो पता है किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। लेकिन बेटा हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो डिवीजन है वो इंटरनली है या एक्सटर्नली, मतलब ऑन द लाइन है या आउटसाइड द लाइन। भले ही ऑन द लाइन हो या आउटसाइड द लाइन हो, होंगे फिर भी पॉइंट्स हमारे कोलिनियर। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दे Q डैश, अब बोले कि भाई m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करो, अब हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है? कोलिनियर ही होने चाहिए हमारे पॉइंट, ठीक है? फर्दर बेटा कैसे फाइंड करेंगे? सेम एग्जांपल, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है हमारे पास, P के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। अगर आपको P के कोऑर्डिनेट एक्स वाई निकालने हैं तो P के कोऑर्डिनेट जो एक्स वाई होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी भाई? अगर मैं x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालूं तो कैसे निकाल सकता हूं? जो भी हमारा यहाँ पर रेशियो फॉर्म होगा, फर्दर दोबारा बना लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। सेम डायग्राम नीचे बना लेते हैं,
ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। सबसे पहले हम इंटरनल डिवीजन की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल डिवीजन हमारे सिलेबस के अंदर नहीं। तो इंटरनल डिवीजन है तो इंटरनल ही करेंगे बेटा। यहाँ पर हमारा एक पॉइंट पी है, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और पी के कोऑर्डिनेट है xy, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें पता है कि इसको m/n में डिवाइड करना है। अगर हम इस पर सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं तो सेक्शन फॉर्मूला कहता है अगर आपको p का x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो रेशियो यहाँ पर AP का है उसके साथ b के x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करोगे, जो रेशियो यहाँ पर PB का है उसके साथ A के x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करोगे। एक चीज याद रखना बेटा, अगर हम x कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं तो जो मल्टीप्लीकेशन होगी यहाँ पे वो भी किसकी होगी, x कोऑर्डिनेट की होगी। किसे कैसे होगी, क्रॉस की फॉर्म में होगी। इंटरनल डिवीजन की बात कर रहे हैं, क्रॉस की फॉर्म में। अभी थोड़ी देर में जानेंगे भी कि क्यों होगी भाई क्रॉस की फॉर्म में। क्रॉस की फॉर्म में कैसे होगा भाई, n को इसके साथ डिवाइड करोगे तो क्या होगा nx1 प्लस m को b के कोऑर्डिनेट के साथ करोगे तो mx2 डिवाइडेड बाय द सम ऑफ रेशियो m प्लस n। अगर हमें x का कोऑर्डिनेट, p का x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, वहीं पर अगर आपको y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो क्या वैल्यू होगी बेटा, अगर आपको y वाला कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो सेम, इस बार हम जो भी आप मल्टीप्लिकेशन करोगे y कोऑर्डिनेट के साथ करोगे पॉइंट a और b के, लेकिन क्रॉस सेक्शन आपका दोबारा सेम होगा। m को उसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है, सॉरी उसके अपोजिट में जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट, और n को उसके अपोजिट में जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट। m को y2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और n को y1 के साथ अपॉन में सम ऑफ रेशियो। क्लियर है, तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला हो गया। इससे हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये हमारे पास दो पॉइंट है A एंड B, बीच में है कोई पॉइंट P, ये इसको m/n में डिवाइड कर रहा है। अगर आपको उसके कोऑर्डिनेट पता है तो P की पोजीशन भी फाइंड कर सकते हैं। P की पोजीशन क्या होगी बेटा, अगर आपको इसके xy कोऑर्डिनेट मिल जाए तो वही होगी P की पोजीशन। कैसे निकालेंगे, इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। अब आया कैसे ये फॉर्मूला, याद तो कर लोगे, चलो पता तो हो कि भाई y दिस इज हैपनिंग हियर, कि हम इसको क्रॉस कर रहे हैं, इसको क्रॉस कर रहे हैं, फिर ये लिख रहे हैं नीचे सम ऑफ रेशियो लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं नीचे सम ऑफ रेशियो, जानते हैं बेटा इसको भी एक बार। बेटा एज्यूम करते हैं कि ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कार्टेशियन प्लेन है हमारा, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, ये हमारे पास यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है AB, ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB, इसके अंदर एक पॉइंट है P, जो इसको m/n में डिवाइड करना। क्लियर है बेटा, हमारे B के कोऑर्डिनेट है, थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं इसको, जो हमारे B के कोऑर्डिनेट है वो है x2 y2, जो हमारे A के कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1। क्लियर है बेटा। फर्दर जो हमारे P के कोऑर्डिनेट है वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे x, y। हमें निकालना क्या है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमारे पास ये रेशियो गिवन है, m/n क्या है यहाँ पे गिवन है, तो बेटा कैसे कर सकते हैं, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो हमें बताता है किसी भी पॉइंट का कार्टेशियन प्लेन के अंदर जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या बताता है हमें, x कोऑर्डिनेट क्या बताता है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और y कोऑर्डिनेट क्या बताता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। x कोऑर्डिनेट को आप एब्सिसा भी कहते हैं और y कोऑर्डिनेट को आप ऑर्डिनेट भी बोलते हो। इसका मीनिंग सिर्फ हम याद रखेंगे कि x कोऑर्डिनेट का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, सॉरी y कोऑर्डिनेट का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस और x का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अगर मेरे पास ये वैल्यू x है तो x एक्सिस पर कहीं पर होगी, क्या होगा, यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किससे, y एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस वन, यही होगा आपका x1, और यहाँ पे अगर मार्किंग करता हो तो यहाँ कहीं आएगा आपका x1। क्लियर है, वहीं पर इसका जो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, y1 होगा। यहाँ कहीं मार्किंग करोगे तो ये जो पॉइंट है ये क्या आएगा आपका y1, ये पॉइंट आपका क्या आएगा
x1, और ये पूरा डिस्टेंस यहाँ तक कितना हो गया, x1 हो गया। वहीं पर सिमिलरली अगर इसकी मैं अगेन एक्सटेंशन करूं तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से कौन बता रहा है मुझे, y2 बता रहा है, इसका y कोऑर्डिनेट, और x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन बता रहा है, सॉरी x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन बता रहा है, y कोऑर्डिनेट, और y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन बता रहा है, आपका x कोऑर्डिनेट x2। तो ये पॉइंट आपका x2 हो गया, और ये y एक्सिस पर पॉइंट क्या हो गया, y2। क्लियर है? तो ये x1 है, यहाँ से यहाँ तक का x1 है, दिस वन, तो ये भी x1 हो गया। ये x2 है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये भी x2 होगा। ये y2 है, तो ये भी y2, ये y1 है, तो ये भी y1। क्लियर है इतना? फर्दर अगर मैं p के भी कोऑर्डिनेट फाइंड करूं तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या होगा, x होगा, और x एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना होगा, x एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना होगा, y होगा। ये पॉइंट हमारा x आ गया यहाँ पे। क्लियर है बेटा? अब अगर हमें सेक्शन फॉर्मूला फाइंड करना है तो इसको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देंगे, x, y, इसको मैं ऐसे अटैच कर देता हूँ किसके साथ, इस वाली परपेंडिकुलर के साथ एक्सटेंड करके, फर्दर इसको भी ऐसे ही एक्सटेंड कर देंगे। इन पॉइंटों को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मान लेंगे कि आपका ये जो x2 का जो x2 से जो परपेंडिकुलर जा रहा है b तक, इसका, और ये जो y एक्सिस वाला जो परपेंडिकुलर है इसका जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको m मान लेते हैं, और यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर्म हो रहा है इसको n मान लेते हैं। क्लियर है? तो आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे यहाँ पे, एक तो ये दिस वन, एक ये ट्रायंगल, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। रीजन क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे ध्यान से कि ये जो डिस्टेंस था आपका परपेंडिकुलर था ना x एक्सिस से, ये डिस्टेंस था, ये भी परपेंडिकुलर था x एक्सिस से, तो दोनों अगर 90 डिग्री पर है तो दोनों कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। और अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इन दोनों साइड्स को चेक करते हैं, ये दोनों तो हमारे पैरेलल आ चुके, इनको चेक करते हैं। बेटा अगर हम इनको चेक करते हैं तो ये भी परपेंडिकुलर है y एक्सिस से, तो ये भी पैरेलल होंगी, तो दोनों पैरेलल लाइन से एक दूसरे को काट रही हैं। तो अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगी। अगर ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगी तो ये एंगल कैसे होंगे, सेम होंगे। क्लियर है? ठीक है। अगर ये एंगल आपके सेम है तो ये 90 डिग्री पर, ये भी 90 डिग्री पर, और ये एक्सिस आपकी 90 पर होते ही है। तो अगर मैं सिर्फ इस वाले क्वाड्रेंट को, सॉरी क्वाड्रिलेटरल को देखूं तो तीन एंगल आपको 90 के दिख रहे हैं, चौथा भी 90 का होना चाहिए, और अगर चौथा 90 का होगा तो ये भी 90 का होगा, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है। आ रहा है समझ में? ठीक है। देन सिमिलरली बेटा ये भी आपका 90 का ही होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर एक दूसरे से जाके मिल रहे हैं, 90 का ही फॉर्म होगा यहाँ पे भी हमारा एंगल। देन अगर आपके दोनों ट्रायंगल के दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल भी कैसा होगा, सेम होगा, है ना, क्योंकि दोनों ट्रायंगल के अंदर दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल भी सेम है बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक, इसको प्रूव करने के लिए बेटा हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सिमिलैरिटी। क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। क्या होती है भाई सिमिलैरिटी, पता होना चाहिए यूज करने से पहले हमें। तो बेटा अगर आप किन्हीं भी दो ज्योमेट्रिक फिगर्स को अगर कंपेयर कर रहे हो, अगर आप किन्हीं भी दो ज्योमेट्रिक फिगर्स को अगर आप कंपेयर कर रहे हो, तो ज्योमेट्रिक फिगर्स को कंपेयर करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं कि या तो वो कॉन्ग्रुएंट हो या फिर वो सिमिलर होंगे, या फिर वो कुछ नहीं होंगे, नथिंग, इक्वली नहीं होंगे, है ना, नो सिमिलैरिटी बिटवीन देम, या फिर नथिंग कॉमन बिटवीन देम, या फिर उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर है? देन कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंट अगर आपकी जो दो फिगर जिनको आप कंपेयर कर रहे हो उनकी शेप एंड उनका साइज दोनों के दोनों कैसे हैं, सेम, तो हमारी फिगर्स कैसी होंगी बेटा, कॉन्ग्रुएंट होंगी। वहीं पर अगर आपकी जो दो फिगर्स हैं ज्योमेट्रिक उनकी सिर्फ शेप सेम है, ऐसी कंडीशन में वो क्या होंगी, हमारी सिमिलर होंगी। अगर शेप और साइज दोनों ही सेम है तो कैसी होंगी फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट होंगी। लेकिन वहीं पर सिर्फ शेप सेम है आपकी तो कैसी होंगी, सिमिलर होंगी।
अगर ना तो शेप सेम है, ना उनकी शेप सेम है, ना साइज सेम है, कुछ भी सेम नहीं है, ऐसी कंडीशन में वो ना सिमिलर होंगी ना कॉन्ग्रुएंट होंगी, कुछ नहीं होंगी। लेकिन अगर दोनों सेम है तो कॉन्ग्रुएंट होंगी, सिर्फ शेप सेम है तो सिमिलर होंगी। क्लियर है? फर्दर बेटा एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम बात करें सर्कल की, तो जितने भी आपने अब तक सर्कल देखे हैं सारे के सारे सिमिलर होते हैं। क्यों? क्योंकि सबकी शेप देखो ऐसे राउंड राउंड की दिख रही है आपको, है ना। सबकी डेफिनेशन भी इवन सेम है, एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर, फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर, है ना। तो सारे के सारे सर्कल कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। क्लियर है? देन कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब इनका रेडियस सेम हो जाए। अगर R1 R2 के इक्वल है तो ये इसका साइज भी सेम हो जाएगा, इसका साइज भी सेम हो जाएगा। शेप तो दोनों की पहले से सेम थी, राउंड राउंड से, तो R1 R2 सेम होने से इनका साइज भी सेम हो गया। जैसे ही साइज भी सेम हुआ तो अब ये दोनों कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। लेकिन जब इनका रेडियस अलग अलग था, जब दोनों कैसे थे? सिमिलर थे। क्लियर है? हमें किसके अंदर जानना है? स्पेशली बेटा ट्राइंगल के अंदर जानना है। तो ट्राइंगल के अंदर आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि भाई कॉन्ग्रुएंसी की कुछ कंडीशंस होती हैं, और वहीं पे 10th क्लास में आप सिमिलैरिटी के बारे में भी पढ़ोगे। कॉन्ग्रुएंसी की क्या कंडीशन है बेटा? कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन है आपने जो पढ़ी थी, एस 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 पढ़ी थी कि तीनों साइड सेम हो तो हम कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट है। एस ए एस पढ़ी थी कि अगर दो साइड सेम और उनका इंक्लूडेड एंगल अगर सेम है तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ए एस ए पढ़ी थी कि भाई हमारे दो एंगल और वो इंक्लूडेड साइड अगर सेम है तो भी हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसी का एक एडवांस वर्जन पढ़ा था आपने, एंगल एंगल साइड, कि कोई भी दो एंगल और एक साइड अगर सेम हो जाते हैं तो भी हमारे ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। एक आपने RHS पढ़ी थी। RHS मतलब नॉट राइट हैंड साइड। यहाँ पे RHS का मतलब क्या है? राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड सेम है तो भी हमारे ट्राइंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट। ये किसकी कंडीशन है बेटा? कॉन्ग्रुएंसी की। अगर ये कंडीशन आपको मिलती है तो आपके ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। याद रखेंगे अगर आपके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। क्यों? सिमिलर की कंडीशन में सिर्फ क्या सेटिस्फाई हो रहा है? शेप। लेकिन यहाँ पे दो चीज सेटिस्फाई करनी है आपको, शेप एंड साइज। तो बेटा अगर आपको सिर्फ शेप उनकी सेम करनी है तो फिर तो कह सकते हैं भाई अगर कॉन्ग्रुएंट होगी तो शेप तो सेम ही होगी ना उसकी, तो सिमिलर भी होंगी। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि दो ट्राइंगल सिमिलर है, जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ये क्या श्योर करेगा कि उनकी शेप सेम है, साइज अलग अलग हो सकता है। फिर सिमिलैरिटी की क्या कंडीशन होगी एक ट्राइंगल के अंदर? बेटा दो कंडीशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, या तो उनके सारे के सारे एंगल सेम हो, ठीक है, या फिर उनकी सारी की सारी साइड्स का रेशियो इक्वल। यहाँ पे रेशियो आएगा, प्रोपोर्शनल हो गई हमारी साइड्स। यहाँ पर साइड्स इक्वल नहीं करनी है, सिर्फ रेशियो चेक करना है। या तो उनके सारे एंगल सेम हो या फिर उनकी सारी की सारी साइड का रेशियो इक्वल। रेशियो कैसा हो? इक्वल हो। तो यही सिमिलैरिटी का टॉपिक हम यहाँ पर यूज करेंगे, यही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर मैं यहाँ इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, किन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, इस पॉइंट को भी कुछ ना, ये पॉइंट है हमारा ए, इन दोनों ट्राइंगल्स का नाम लिख देते हैं यहाँ पे, ट्राइंगल PAN एंड ट्राइंगल BPM। क्लियर है बेटा? इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर अगर मैं प्रूव कर देता हूं कि भाई सारे एंगल सेम, अगर इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर मैं प्रूव कर देता हूं सारे एंगल सेम है, तो बाय दिस कंडीशन एंगल 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 हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? सिमिलर। और अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी साइड का रेशियो कैसा होगा? इक्वल। तो यही हम यहाँ पे यूज करेंगे बेटा। तो PAN और BPM के अंदर अगर हम प्रॉपर्टीज चेक करें तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है भाई? आपका जो ये एंगल A होगा कि इस वाले एंगल के इक्वल होगा। एंगल PAN, जो आपका एंगल PAN होगा वो इक्वल होगा एंगल BPM के। रीजन क्या है बेटा इक्वल होने का? जरा देखो, अभी आपको बताया था, क्योंकि ये दोनों लाइनें कैसी हैं? पैरेलल। क्योंकि दोनों 90 डिग्री पर वाई एक्सिस से, तो पैरेलल हो गई। तो पैरेलल हो गई तो ये एंगल कैसे हो गए? कोरस्पॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगी। अगर ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रही है तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बन रहा है आपका। तो ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे? कोरस्पॉन्डिंग होंगे। कोरस्पॉन्डिंग होंगे तो अगर लाइनें पैरेलल हैं तो आपके एंगल कोरस्पॉन्डिंग कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्यों है इक्वल भाई? क्योंकि हमारे एंगल कैसे हैं? कोरस्पॉन्डिंग। क्लियर है?
फर्दर दूसरा एंगल, एंगल पी ए पी एन, दिस वन ए पी एन इक्वल होगा एंगल पी बी एम के। रीजन अगेन कोरस्पॉन्डिंग। क्यों बेटा ये कोरस्पॉन्डिंग क्यों है? क्योंकि देखो अब इस बार ये वाली दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये आपकी ट्रांसफर की तरह दोबारा बिहेव करे तो ये एंगल फिर से आपकी कोरस्पॉन्डिंग होगी। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है आपको। तो अगर ये लाइनें पैरेलल हैं तो ये कोरस्पॉन्डिंग होंगे, इक्वल होंगे, दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये एंगल भी इक्वल होंगे हमारे। सेम रीजन होगा कोरस्पॉन्डिंग। और अगर दो ट्राइंगल्स के अंदर दो एंगल इक्वल हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि तीसरा एंगल अलग हो? नहीं हो सकता ना। तो थर्ड एंगल भी आपका कैसा होगा? सेम होगा। और ये ऑलरेडी हम बता चुके 90 का होगा। तो एंगल पी एन ए इक्वल होगा एंगल बी एम पी के। अगेन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, या फिर दो एंगल सेम है तो ये भी रीजनिंग दे सकते हो आप। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल भी आप कह सकते हो। इसका यूज करके हमने इसको फाइंड कर दिया। देन अगर आपके तीनों एंगल सेम है तो आप कह सकते हो कि जो ट्राइंगल है पी ए एन वो सिमिलर होगा ट्राइंगल के बी पी एन के। पी ए एन किसके सिमिलर होगा? बी पी एन के, बाय यूजिंग एंगल 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 सिमिलरिटी। तो बेटा अगर ये दोनों सिमिलर है तो इनकी सारी की सारी साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो साइड्स का रेशियो कैसे निकाले भाई? वही सेम पी बी, और जैसे एग्जांपल के लिए पी ए अपॉन में बी पी। पी ए दूसरा जो हम वैल्यू लेंगे दूसरी साइड से उठाएंगे, बी पी किसके इक्वल होगा? ए एन अपॉन में पी एम, ए एन अपॉन में पी एम। ये किसके इक्वल होगा? पी एन अपॉन में बी एन। एक चीज याद रखेंगे बेटा, ऊपर अगर आप एक ट्राइंगल की साइड्स लिख रहे हो तो नीचे दूसरे की होनी चाहिए। अश्योर करेंगे कि ऊपर आपने जिसकी लिखी है उसी की लिखी है हर रेशो के अंदर, नीचे दूसरे की लिखी है दूसरे की। ऐसा ना हो कि कहीं पे रेशो फ्लिप हो जाए, आंसर गलत हो जाएगा हमारा। क्लियर है? ठीक है, फर्दर आगे देखते हैं भाई। रेशो तो निकाल लिया, तो अब तक आंसर तक तो पहुंचे नहीं, वो कैसे करें वो भी देखते हैं। बेटा अगर ये आपका रेशो सेम है तो यहाँ पर मैं आपकी कोई भी दो वैल्यूज उठा लेता हूँ। कौन सी दो वैल्यूज उठा रहे हैं? एक हम आपकी उठा रहे हैं जिसमें हमें एक्स एक्सिस फाइंड करना है, और एक आपकी उठा रहे हैं जिसमें आपको वाई एक्सिस फाइंड करना है। तो आपका बीपी बाई पी ए के अंदर ये रेशियो आ रहा है, तो इस रेशियो को इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ से हम अपने दो केस फॉर्म कर सकते हैं, एक आपका केस फर्स्ट, एक आपका केस सेकंड। केस फर्स्ट में हम बोल रहे हैं कि कौन सी वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं? पी ए बाय पी बी। पी ए बाय पी बी किसके इक्वल होगा? ए एन बाय पी एन। क्लियर है? ठीक है। तो इसके अंदर पी अगर पी ए बाय पी बी, ए एन बाय पी एम, अगर मैं वैल्यू पुट करना चाहूं तो वैल्यू देखेंगे बेटा ध्यान से। यहाँ पे वैल्यू कैसे आ रही है हमारी? पी ए की वैल्यू कितनी है? एम। अभी अभी देखा था हमने, एम रेशियो एन में डिवाइड हो रहा है, तो इसकी वैल्यू को हम अगर m कंसीडर करते हैं तो इसकी रेशियो क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। फर्दर ए एन की वैल्यू क्या होगी? ए एन क्या है बेटा? ए एन ये वाली साइड आपकी, ये वाली साइड देखेंगे, ये कंप्लीट लेंथ यहाँ से यहाँ तक की कितनी? x है। यहाँ तक x लेंथ है। लेकिन अगर यहाँ तक की बात करूं तो ये कितनी है? x1 है। तो अगर कंप्लीट x में से x1 माइनस करता हूं तो ये वैल्यू कितनी बचेगी मेरे पास? x माइनस x1 बचेगी। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? x माइनस x1। अगर मैं pm की बात करूं, pm मीन्स दिस वन, तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या है बेटा? यहाँ तक x2 है। x2 में से इससे पीछे का माइनस करना है। क्या माइनस करना है? x। x2 में से अगर आप x को माइनस कर रहे हो तो ये गैप आपके पास कितना बचेगा? x2 माइनस x बचेगा, इतना ही बचेगा ये गैप। तो यही वैल्यू होगी इसकी। तो क्या आएगा? x2 माइनस x। ठीक है। यहाँ से बेटा हमें फाइंड क्या करना है? अगर हमें x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो x दिख रहा है हमें, x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो इसको इधर, इसको इधर। जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो आपकी क्या वैल्यू फॉर्म हो रही है यहाँ पे? m x2। m को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इनका लिख लो अगर कंफ्यूजन हो रही है तो। x इज इक्वल टू n x माइनस x। एक्सपेंड करेंगे इसको, mx2 माइनस mx इज इक्वल टू nx माइनस nx1। इसको इधर लेके आएंगे
और इसको उधर लेके जाएंगे, x वाली टर्म को एक साइड में कर लो। तो बेटा अगर आप इसको इधर लेके आ रहे हो तो या इस साइड क्या फॉर्म हुआ है, mx2 प्लस nx1, उस साइड क्या फॉर्म हुआ है आपका nx, और ये उधर चला गया तो प्लस में mx2 प्लस nx1, दोनों में से x कॉमन ले सकते हो, क्या बनेगा m प्लस n। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, इसके नीचे आ जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। क्लियर है? ठीक है, तो आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अगर आपके पास दो ऐसे पॉइंट्स हैं a एंड b, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, बीच में एक पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं, m रेशियो n में ये डिवाइड कर रहा है ए बी को। तो इसके कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 होंगे, इसके अगर x2 y2 होंगे, सेम क्वेश्चन है, दोबारा लिख रहे हैं ताकि आपको इजीली यहाँ पे रिलेट कर पाओ। बीच में p के कोऑर्डिनेट अगर हमें फाइंड करने हैं, तो x कोऑर्डिनेट अगर आपको फाइंड करना है तो m को इसके साथ करोगे b के साथ, और n को इधर करोगे, उल्टा करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ये इसकी साइड में है तो इसकी साइड नहीं करना, उस साइड लेके जाना इसको। m को x2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, प्लस n को x1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड कर दोगे सम ऑफ रेशियोज। क्लियर है? सिमिलरली जब आप यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, अगेन PA बाय BP इसके इक्वल होगा PN बाय BM। तो जब आप सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करते हो बेटा, सेम मेथड फॉलो करके हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। करके देख लेते हैं अगर आपको डाउट है तो। इसमें PN का मतलब दिस वन कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, y2, और इसमें से अगर मैं y माइनस कर देता हूँ तो बीच वाला पोर्शन आएगा मेरे पास। तो क्या होगी ये वैल्यू, y2 माइनस y, सॉरी दिस इज नॉट y2, दिस इज y2 कंप्लीट है। ये वैल्यू कितनी है बेटा, y है, और ये वैल्यू नीचे वाली कितनी है, ये y1 है। ये तो कंप्लीट ये रहा, यहाँ से है ना ये पॉइंट, ये रहा, तो y में से आपको नीचे, y में से ये रहा, ये है PN, तो y में से आपको ये वाला पॉइंट y1 माइनस करना है। तो ये गैप कितना आएगा हमारा, y माइनस y1 आएगा, y माइनस y1 आएगा। और ये वाला गैप कितना आएगा, y माइनस, सॉरी y2 माइनस y, y2 माइनस y, y2 माइनस y, सेम ये गैप इसके इक्वल है और इसके इक्वल इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो पुट कर देंगे हम यहाँ पे। फर्दर अगेन सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर इसको इधर, तो जब आप इसको उधर लेके जाओगे तो क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, m डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, y2 माइनस my, यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है बेटा, ny माइनस ny1। अगेन माइनस वाली टर्म को इधर लेके आओ, my2 प्लस ये इधर आएगा तो क्या होगा, ny1 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो ny प्लस my, दोनों में से y कॉमन आ सकता है, m प्लस n हो गया, इधर क्या हो गया my2 प्लस ny1, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ये क्या आ गया बेटा हमारे पास, ये अगेन आपने वही सेक्शन फॉर्मूला ड्राइव कर दिया टू फाइंड द y कोऑर्डिनेट। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से आपका सेक्शन फॉर्मूला ड्राइव है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा, रब कर लेते हैं इसको। जरूरी नहीं बेटा सेम पेज पर आप देखोगे वीडियो, यू कैन फास्ट फॉरवर्ड, अगर आपको थोड़ा स्लो लग रहा है तो। थोड़ा लिख लेते हैं बेटा। सेक्शन फॉर्मूला क्या था हमारा, अगर x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो m रेशियो, अगर n में आपकी लाइन डिवाइड हो रही है तो mx1, सॉरी डायग्राम बना देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको। a b पॉइंट है p, m रेशियो n में डिवाइड हो रहा है, अगर इसके x1 y1 है, अगर इसके x2 y2 है, इसके अगर xy आपको फाइंड करने हैं तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, m को इसके साथ करेंगे तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। वहीं पे y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। ठीक, फर्दर बेटा एक एग्जांपल लेते हैं। आपका इंटरवल डिवीजन था,
इंटरनल डिवीजन था। अगर आपको एक्सटर्नल डिवीजन फाइंड करना है, एक्सटर्नल डिवीजन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह किसका साइन यूज करोगे, माइनस। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बाय एम प्लस, सॉरी सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे भी, एम माइनस एन, सिर्फ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। सेम वाई एक्सिस के लिए, वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी आप यूज कर सकते हो, सिर्फ प्लस की जगह माइनस का साइन यूज करना है और कुछ डिफरेंस नहीं है। बाकी अभी ये हमारे सिलेबस में है भी नहीं, हट चुका, हमारे सिलेबस में अभी सिर्फ यही है। एक क्वेश्चन लेते हैं, 2 पॉइंट मान लेते हैं बेटा आपका ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम 4 कोमा माइनस 3, बी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 8 कोमा 5, ठीक है। देन ज्वाइन कर देते हैं अपनी लाइन सेगमेंट को, ए बी को। बीच में मान रहे हैं कि हमारा एक पॉइंट है पी, जो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है 3:1, क्लियर है। अब आपको पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, पी की पोजीशन है ना, कैसे फाइंड करें, लेट कर लेते हैं कि इसके एक्स कोऑर्डिनेट एक एक्स है और एक वाई। अगर आपको पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं एक्स एंड वाई, तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड कर सकते हैं भैया, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड कर सकते हैं पॉइंट पी का, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी कैसे निकालोगे, सेम सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे। 3 को इसके एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 8, 3 इंटू 8, यही हो रहा है यहाँ पे। अगर आपको डायरेक्ट कंफ्यूजन हो रही है तो पहले फॉर्मूला लिख लिया करो एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। 3 इंटू 8 करोगे कितना आएगा, ये होगा। देन प्लस 1 इंटू इसका ए का एक्स कोऑर्डिनेट 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 अपॉन में 3 प्लस 1, कर दो इसको सोल्व, ये तो आसान है ना। 24 प्लस 4 अपॉन में 4, 28 अपॉन में 4, काटोगे कितना आ गया, 7। वहीं पर अगर आप y कोऑर्डिनेट की बात करोगे, y कोऑर्डिनेट की बात करोगे p का, तो वो कैसे निकालोगे, सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। x की जगह क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y ही यूज होगा, x निकालना है तो x कोऑर्डिनेट का यूज करोगे। आपको जो क्रॉस की फॉर्म में रेशियो का मल्टीप्लीकेशन करना है, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और 1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, अपॉन में सम ऑफ रेशियो 3 और 1 4, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, है ना, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। 3 5 जा 15 और ये माइनस का 3 हो गया, अपॉन में 4, ऐड करो इसको, 12/4 काट के कितना आ गया, 3। तो जो आपका पॉइंट P है x, y, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए बेटा, 7,3। जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी अलग अलग भी फाइंड कर सकते हो, जरूरी नहीं है अलग अलग फाइंड करो, एक साथ भी फाइंड कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए इसी क्वेश्चन को जरूरी नहीं है सेम तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, सीधा ही आप एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिख देते, क्या सेम जो आपने यहाँ पर फॉलो की थी, 3 इंटू 8 प्लस 1,4 अपॉन में 3 प्लस 1। वाई कोऑर्डिनेट निकालना तो सेम ये वाली वैल्यू यहाँ पर आप प्लेस करते, 3 5 प्लस 1 माइनस 3 अपॉन में 4, कैलकुलेट करते तो कितना आता है, ये वाला आपका कट पिट के कितना आ रहा है, 7, ये वाला कट पिट के 3, तो 7,3 आ गया पी कोऑर्डिनेट, आ गया आपका 7,3, एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू 3। खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, कि जरूरी नहीं है आपसे सिर्फ पी की ही वैल्यू पूछी जाए, हो सकता है कि आपको ये तीनों वैल्यू दे दी जाए और आपसे पूछा जाए रेशियो क्या होगा। रेशियो अगर आपको निकालना हो तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा, देखते हैं कैसे करेंगे। अगेन एज्यूम करते हैं हमारे पास 2 पॉइंट है, एक ए है एक बी। ए के कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं बेटा, लेट कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेट -6, 10 और बी के कोऑर्डिनेट लेट कर देते हैं 3, -8। अब एज्यूम करते हैं कि भाई ये लाइन सेगमेंट जो है इसको एक पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट है -4, 6, इसके कोऑर्डिनेट है -6, 10, इसके -4, 6 एंड इसके 3, -10, सॉरी -8। देन फाइंड क्या करना है हमें कि जो P है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करना है। तो बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के हमारे पास या 2 तरीके, आप रेशियो पहला क्या करोगे, लेट करोगे। आप रेशियो को कुछ भी लेट कर सकते हो, K/1 भी लेट कर सकते हो जो जनरली हम यूज करते हैं, M/N भी लेट कर सकते हो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हम M/N के साथ करके दिखाएंगे। M/N अगर आप लेट करते हो सेम
क्योंकि आपके पास x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है तो वही अप्लाई कर दो सेक्शन फॉर्मूला फॉर द x कोऑर्डिनेट ऑफ p। x कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या होगा, आपका m इंटू 3 होगा, थ्राइस ऑफ m हो जाएगा, प्लस में n इंटू -6 होगा तो -6n हो जाएगा, अपॉन में m प्लस n होगा बेटा यहाँ पे। लेकिन x कोऑर्डिनेट ऑफ p की वैल्यू तो आपके पास है ना, तो -4 की वैल्यू क्या आ गई 3m प्लस -6n। कोई भी आप एक कोऑर्डिनेट के ऊपर अप्लाई करोगे, दोनों के ऊपर अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं। ये जो वैल्यू यहाँ पर थी ये नीचे ही रहेगी, फर्दर ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या फॉर्म हो रहा है, -4m प्लस n इज इक्वल टू 3m -6n। इसको एक्सपेंड करेंगे बेटा, -4m -4n 3m -6m, ये 3m और n को एक एक अलग अलग साइड लेके जाएंगे, एक ही साइड रखेंगे n, एक साइड सिर्फ m। ये 4 को उधर लेके जाता हूँ तो क्या होगा 3m प्लस 4m, -6 को इधर लेके आते हैं तो 6n n है, 6n -4n तो कितना आ गया 2n, किसके इक्वल आ रहा है 7m के इक्वल आ रहा है। डाउट है बेटा इसमें कुछ? देन m रेशियो n निकाल लो। क्या फाइंड करना है, m रेशियो n करना है ना, तो ये m रहा, n को उधर ले जाओ, n को उसके नीचे डिवाइड में चला जाएगा, 7 इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ पे पहले से 2 था, 7 नीचे आया तो 7 आ गया, उधर m था, n नीचे आया तो n उधर चला गया, यहाँ मल्टीप्लाई होता उधर डिवाइड हो गया। तो ये क्या निकल गया आपका n रेशियो n निकल गया, m रेशियो n। क्या पता चल रहा है कि आपका जो पॉइंट P है इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:7 में डिवाइड कर रहा है। क्लियर है? ठीक। फर्दर जरूरी नहीं है कि आप m रेशियो n मानो, k भी मान सकते थे तो कुछ गलत नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए मान लो k रेशियो 1 में डिवाइड कर, तो सेम अगर मैं x कोऑर्डिनेट लगाता हूँ, जरूरी नहीं x लगाए, y भी लगा सकते हो। इस बार y कोऑर्डिनेट लगा के देखते हैं। y कोऑर्डिनेट की अगर आप बात करो तो वैल्यू क्या होगी, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, k इंटू में इसका y कोऑर्डिनेट माइनस का 8k हो गया, प्लस में 1 इंटू में इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 10 अपॉन में k प्लस 1। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है कितनी p की 6 है, 6 इज इक्वल टू -8k प्लस 10 अपॉन में k प्लस 1। क्लियर है बेटा? अब ये k प्लस 1 इधर आके मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, क्या वैल्यू आ जाएगी 6k प्लस 6 इज इक्वल टू -8k प्लस 10। 8 का k इधर आके ऐड होगा तो 6 प्लस 8 कितना हो गया 14k, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 10 माइनस 6 4, k की वैल्यू क्या आ गई 4/14, डिवाइड करोगे क्या आ गया 2/7। तो बेटा k की वैल्यू 2/7 है तो k की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, k की वैल्यू 2/7 मतलब k/1 की वैल्यू 2/7 है ना। तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, अगेन फर्दर आपका क्या आंसर आ रहा है रेशियो 7। जो आपका पॉइंट P है इस AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2/7 में डिवाइड कर रहा है। ठीक।